गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। इस प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ हम लोग मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की भी चर्चा कर रहे हैं, तो आप एक साथ दो सीरीज को देख सकते हैं। एक है प्रैक्टिस और एक है मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की चर्चा। आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर जियोमार्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो हम लोग तापीय विलोमता अर्थात टेम्परेचर से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे। और इस प्रत्येक वीडियो का जो पीडीएफ मटेरियल है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, ये लिखा गया है कि समलवण रेखा अर्थात हमको मिलान करना है। समलवण रेखा का संबंध किससे है? तो यहाँ पर बहुत इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि समलवणता का संबंध सैलिनिटी से है, समताप रेखा का संबंध तापमान से है, समवर्षा का संबंध वर्षा से है और समदाब का संबंध दाब से है। अर्थात अगर आप इस आंसर का चयन करें तो आपको मिल जाएगा 2314। तो 2314 अर्थात आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जो समलवण रेखा होती है इसको कहते हैं आइसोहेलाइन। क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। तो जो आइसोहेलाइन होती है इसको कहते हैं समलवण रेखा। इसी प्रकार जो समताप रेखा होती है इसको कहते हैं आइसोथर्म। क्या कहते हैं? आइसोथर्म। समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। इसी प्रकार जो समवर्षा होती है इसको कहते हैं आइसोहाइट। क्या कहते हैं? आइसोहाइट। यह समवर्षा वाली रेखा होती है, समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। और जो समदाब होती है इसको कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसोबार। तो इस आधार पर इन तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा कि इनका क्या तात्पर्य होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा गया है, ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में समताप रेखाएं अधिक उत्तर या दक्षिण की तरफ झुकी हुई रहती हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है क्या यह सही है? ये तो बात ठीक है कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में जो समताप रेखाएं हैं यह तुलनात्मक रूप से उत्तर या दक्षिण की तरफ झुक जाती हैं। यह कब झुकती हैं और कहाँ पर झुकती हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा उस एक प्रकार से उत्तरी महाद्वीप है, उत्तरी महाद्वीप कहें या बात करें उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में अगर सबसे बड़ा लैंड हम बात करें तो यह एशिया है। और ऐसे में क्या होता है कि जब ग्रीष्म का काल होता है तो ग्रीष्म काल में जो समताप रेखा होती है यह दक्षिण की तरफ नहीं बल्कि उत्तर की तरफ विस्थापित हो जाती है, और शीत ऋतु में यह समताप रेखा दक्षिण की तरफ विस्थापित हो जाती है। तो यही लिखा है कि ग्रीष्म काल में जो समताप रेखा है यह उत्तर की तरफ चली जाती है और शीत काल में समताप रेखा दक्षिण की तरफ चली जाती है। ऐसा कहाँ पर देखने को मिलता है? तो जो भी स्थल खंड होगा वहाँ पर देखने को मिलता है। और विशेष तौर पर उत्तरी गोलार्ध के अगर कोई स्थल खंड है तो वहाँ पर यह घटना ज़्यादा देखने को मिलती है। तो विशेष तौर पर यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा एशियाई भूखंड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, उत्तरी गोलार्ध में उच्च तापमान विसंगति पाई जाती है। तो यह पूरी तरीके से सही है। उत्तरी गोलार्ध में ही उच्च तापमान विसंगति पाई जाती है। इसके पीछे तर्क क्या है, कि कारण क्या है कि अगर हम बात करें समान तापमान वाले, यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा आपको इमेज ड्रॉ कर दें, कह सकते हैं कि अगर ये सपोज दैट हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर आपको मिलेगा अक्षांश रेखाएं। अब इस अक्षांश रेखा का कोई न कोई टेम्परेचर होगा, लेकिन जो यहाँ का टेम्परेचर है तो जलीय भाग का टेम्परेचर अलग हो जाता है और स्थलीय भाग का टेम्परेचर अलग हो जाता है। ऐसा आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो जल का टेम्परेचर अलग होता है और स्थल का टेम्परेचर अलग होता है। उत्तरी गोलार्ध में चूंकि स्थल की प्रधानता है, किसकी प्रधानता है? स्थल की प्रधानता है। और दक्षिण में किसकी प्रधानता है? तो जल की प्रधानता है। इसलिए जो समताप रेखाएं हैं यह जो उत्तरी गोलार्ध की हैं यहाँ पर विसंगति ज़्यादा मिलती है। किसकी विसंगति मिलती है? समताप रेखा की विसंगति ज़्यादा मिलती है, क्योंकि कहीं पर स्थल है तो कहीं पर जल है। इसलिए जो तापमान में ज़्यादा विसंगति है यह उत्तरी गोलार्ध में ही देखने को मिलता है। तो यह सेंटेंस सही लिखा है। साथ में ये भी लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में अंतर उष्मन अनुपस्थित होता है। तो क्या यह सेंटेंस सही है? तो आपको क्या लगता है? यह गलत है। क्या है? यह गलत है, क्योंकि अंतर उष्मन अनुपस्थित नहीं बल्कि उपस्थित होता है। तो यह सेंटेंस गलत है और इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। अगला लिखा गया है, 1 ग्राम जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर देखिए, 1 ग्राम जल को
1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं 1 कैलोरी। तो यहाँ पर चूंकि टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करनी है, इसलिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो 10 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न लिखा गया है, किसी स्थान के मध्य तापमान और इसके अक्षांश के माध्य तापमान के अंतर को क्या कहते हैं। अर्थात कोई भी अगर लोकेशन है तो उस लोकेशन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ एक को हटाते हैं, एक को रहने देते हैं, को भी हटाते हैं। चलिए एक दूसरा बनाते हैं, तो छोड़ते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि कोई भी अक्षांश है और इस अक्षांश के सापेक्ष एक टेम्परेचर होता है, लेकिन इसी पर कोई एक स्थान है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई स्थान है और यह स्थलीय है या जलीय है, जो भी है, तो इसका जो वार्षिक तापमान है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ का तापमान हमेशा एक जैसा रहेगा। इस पर्टिकुलर स्थान का भी एक तापमान होता है, तो उसको कहते हैं मध्य तापमान उस स्थान का। लेकिन यह जिस अक्षांश पर स्थित है उस अक्षांश का भी तो कोई न कोई तापमान होगा। तो क्या इस अक्षांश का तापमान और इस स्थान के तापमान हमेशा एक जैसे होते हैं? क्या नहीं, एक जैसे नहीं होते हैं, इनमें अंतर होता है। तो इसी को कहते हैं तापमान में असंगति। क्या कहते हैं? तापमान में असंगति। कह रहा ना, तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? तापमान की असंगति कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमान की असंगति। तो इस आधार पर हमारा आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, तापमान में एडियाबेटिक जो बदलाव है किस कारणवश होता है? तापमान में एडियाबेटिक बदलाव किस कारण से होता है? तो यदि वायु में प्रसरण हो या संकुचन हो, अर्थात वायु में या तो आरोहण हो या तो अवरोहण हो, दोनों के परिणाम स्वरूप, यही जो संकुचन या फैलाव लिखा गया है इसी को हम कह सकते हैं आरोहण। आरोहण का तात्पर्य होता है ऊपर की तरफ चलना। तो जब आरोहण होता है तो प्रसरण होता है। क्या होता है? प्रसरण होता है। और जब अवरोहण होता है, अवरोहण का तात्पर्य होता है नीचे की तरफ उतरना, तो यहाँ पर संकुचन होता है। तो जब प्रसरण और संकुचन होता है या आरोहण अवरोहण होता है, इसके परिणाम स्वरूप टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस। अगला प्रश्न लिखा गया है, वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है? बढ़ती है या घटती है? वायु का यदि तापमान बढ़ते हैं तो निरपेक्ष आर्द्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि निरपेक्ष आर्द्रता का तात्पर्य है कि वायु में जितनी आर्द्रता उपलब्ध है वही उसकी निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। तो टेम्परेचर घटे बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी आर्द्रता उसमें है वह उसकी निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। तो इस आधार पर कह सकते हैं यह वही रहता है, यह स्थिर रहता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन किस में होता है? सापेक्षिक आर्द्रता में। सापेक्षिक आर्द्रता का संबंध तापमान के बढ़ने और घटने से भी घट बढ़ जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन तापमान प्रतिलोमन का एक प्रकार नहीं है? यहाँ पर टेम्परेचर जो तापमान प्रतिलोमन है, तापीय विलोमता है, थर्मल इन्वर्जन है, इसके विषय में पूछ रहा है कि एक प्रकार नहीं है। अर्थात अप्रवाही प्रतिलोमन भी तापीय विलोमता का एक प्रकार है, प्रवाही प्रतिलोमन भी तापीय विलोमता का एक प्रकार है, यांत्रिक प्रतिलोमन भी तापीय विलोमता का एक प्रकार है, लेकिन जो अक्षांशीय प्रतिलोमन है यह तापीय प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है। तो कह सकते हैं यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसका संबंध तापीय विलोमता से नहीं है। यहाँ पर अगर हम अप्रवाही की बात करें तो अप्रवाही का तात्पर्य है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है, स्थिर अवस्था की ये बातें होती हैं। वहीं पर प्रवाही की बात करें तो यहाँ पर प्रवाह तो होता है लेकिन क्षैतिज प्रवाह होता है। यहाँ पर प्रवाह तो है लेकिन कैसा प्रवाह है? क्षैतिज प्रवाह है, अर्थात वायु क्षैतिज दिशा में स्थल से जल की तरफ, जल से स्थल की तरफ चलती है तो क्षैतिज प्रवाह होता है। लेकिन यांत्रिक प्रवाह में क्या होता है? यहाँ पर यांत्रिक प्रतिलोमन का तात्पर्य होता है वायु का जो है ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है। कैसा होता है? ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर प्रवाह के परिणाम स्वरूप जब तापमान में विलोमता होती है तो उसको यांत्रिक कहते हैं। क्षैतिज प्रवाह से जब प्रतिलोमन होता है तो उसको प्रवाही कहते हैं। और जब बिना गति के शांत अवस्था में जब तापमान विलोमता की स्थिति देखने को मिलती है तो उसको अप्रवाही कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रवाही कहते हैं। बाकी इसके विषय में बहुत डिटेल में चर्चा तो करनी पड़ेगी, लेकिन अभी तो खैर हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा तापमान प्रतिलोमन का प्रकार नहीं है। तो सीधा सीधा है अक्षांशीय प्रतिलोमन। यहाँ पर जो वाताग्री प्रतिलोमन है, ध्यान रखिएगा, हमने अभी पीछे यहाँ पर लिखा है कि जो प्रवाही है इसी प्रवाही का पार्ट होता है वाताग्री। तो वाताग्री इसी का पार्ट है, किसी और का पार्ट नहीं है।
इस आधार पर हम कह सकते हैं इस प्रश्न में जो लिखा है वाताग्री, तो यह भी प्रतिलोमन है और इसी को अभिवाहनीय कहते हैं। अभिवाहनी को ही कह सकते हैं आप प्रवाही, अभिवाहनी ही प्रवाही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसी को हम लोग अभिवहनीय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अभिवहनीय। अभिवहन का तात्पर्य ही होता है क्षैतिज प्रवाह। इसका तात्पर्य क्या होता है? क्षैतिज प्रवाह। तो क्षैतिज प्रवाह को ही अभिवहन कहते हैं। तो जो यहाँ पर लिखा अभिवहनीय प्रतिलोमन, तो जब वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है तो उससे भी प्रतिलोमन की स्थिति देखने को मिलती है। और यांत्रिक प्रतिलोमन का तात्पर्य होता है ऊर्ध्वाधर प्रवाह। तो खैर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप प्रतिलोमन की दशा देखने को नहीं मिलती है। अगला जो प्रश्न लिखा गया यहाँ पर, बर्फ से सीधे जलवाष्प में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा गया है, वायु राशि की स्थिरता या अस्थिरता की डिग्री के निर्धारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो उसका नाम है रेडियो सांडेस। जबकि विस्कोमीटर का तात्पर्य होता है कि कोई भी तरल मटेरियल में कितना, अर्थात उसमें तरलता है, वह तरल है या गाढ़ा है, जो है मतलब उसकी तरलता का निर्धारण हम करते हैं विस्कोमीटर से। सोनार से हम यह मेजरमेंट करते हैं कि पर्टिकुलर कोई एंटिटी या कोई मटेरियल सागर तल में कितने गहराई पर उपस्थित है। तो एक प्रकार से इसका गहराई का मेजरमेंट होता है, लेकिन गहराई का मेजरमेंट का तात्पर्य है कि नीचे किसी वस्तु से टकराकर या विकिरण वापस आती है, सोनार जो रेडिएशन होती है ये वापस आती है, और उसी के आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं कि सागर की तली हमारे जाने के योग्य है या नहीं। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध मरीन से है, सागर से है। पीएच मीटर का संबंध होता है कि किसी भी कह सकते हैं वस्तु का उसका पीएच क्या होता है, अर्थात वह क्षारीय है या अम्लीय है। जैसे मैग्मा होता है या कोई खाने पीने वाली वस्तु होती है, या जल होता है या ब्लड होता है, तो हम लोग मेजर करते हैं कि यह अम्लीय है या क्षारीय है, तो उसका मेजरमेंट पीएच मीटर से करते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है, मिलान करना है, एक तरफ उपकरण है और एक तरफ मापे जाने वाले तत्व का नाम है। जैसे लिखा है स्लिंग साइक्रोमीटर, तो बताना है कि स्लिंग जो साइक्रोमीटर है इसका किससे संबंध होता है? तो इसका संबंध होता है सापेक्षिक आर्द्रता से। किससे? सापेक्षिक आर्द्रता का हम किससे मेजरमेंट करते हैं? तो स्लिंग साइक्रोमीटर से करते हैं। इसी प्रकार जो पेडोमीटर होता है इसके माध्यम से हम किसका मेजरमेंट करते हैं? तो दूरी का करते हैं। किसका करते हैं? दूरी का करते हैं। अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो इससे हम किसका मेजरमेंट करते हैं? विकिरण का। और जो पिक्नोमीटर होता है इससे हम मिट्टी के घनत्व का मेजरमेंट करते हैं। और हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3421। तो आपका बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर प्रक्रिया है और परिणाम है, ये ध्यान रखना। इधर परिणाम है कि किस प्रक्रिया से ये परिणाम उत्पन्न होते हैं। जैसे अपघटन, तो अपघटन से क्या उत्पन्न होता है? जब किसी भी वस्तु का अपघटन किया जाता है, किसी मटेरियल का अपघटन होता है, तो उससे क्या निकलता है? मीथेन गैस निकलती है। इसी प्रकार जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो जलवाष्प निकलती है। क्या निकलती है? जलवाष्प निकलती है वाष्पोत्सर्जन से। लेकिन जब श्वसन होता है तो श्वसन के परिणाम स्वरूप हम क्या निकालते हैं? तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप क्या रिलीज होता है? तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 34, फिर उसके पश्चात 12। तो 3412 अर्थात सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, तापमान प्रतिलोमन के लिए कौन सी उपयुक्त दशा नहीं है? हमें बताना है तापमान प्रतिलोमन के लिए इनमें से कौन सी दशा उपयुक्त नहीं है। अर्थात सभी दशाएं उपयुक्त हैं, सिर्फ एक दशा है जो उपयुक्त नहीं है और उसी का चयन करना है। तो शीत ऋतु में शांत और साफ आकाश यदि है तो इसके परिणाम स्वरूप तापीय प्रतिलोमन की स्थिति देखने को मिलती है। यह सेंटेंस सही लिखा गया है। अगला लिखा गया, धरातल का प्राकृतिक वनस्पति से आवृत होना। अगर धरातल पर प्राकृतिक वनस्पति ज्यादा है तो इससे हम कह सकते हैं तापीय प्रतिलोमन के विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात इससे तापीय प्रतिलोमन उत्पन्न नहीं होता है और यह गलत है और इसी आधार पर यह मेरा आंसर है। और जब आकाश साफ हो जाता है तब भी तथा प्रतिचक्रवाती दशाएं होती हैं तो भी प्रतिलोमन की दशा उत्पन्न होती है। प्रतिलोमन का तात्पर्य सीधा सीधा होता है कि प्रतिलोमन हम किसे कहते हैं? सामान्य स्थिति ये होती है कि जब ऊंचाई में वृद्धि करते हैं तो तापमान घटता है, और जब ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ जाए तो उसको कहते हैं तापीय प्रतिलोमन। तो तापीय प्रतिलोमन का तात्पर्य है कि नीचे का टेम्परेचर जो होता है कम होता है और ऊपर का टेम्परेचर, जब आप ऊपर जाते हैं तो नीचे का टेम्परेचर हो जाए कम, अर्थात ये ठंडा हो जाए, और ऊपर हो जाए गर्म, इसको कहते हैं तापीय प्रतिलोमन। यही है तापीय प्रतिलोमन। तो इसके लिए शीत ऋतु भी आवश्यक होती है। अगर आकाश स्वच्छ है तो भी यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कारण क्या है कि अगर मान लेते हैं यह धरती है
तो जब आकाश स्वच्छ होगा, शीत ऋतु होगी, तो रेडिएशन के माध्यम से जो पार्थिव विकिरण है या स्पेस में चला जाता है, आकाश में चला जाता है और पृथ्वी हमारी ठंडी हो जाती है और यहाँ के संपर्क की वायु भी ठंडी हो जाती है और ऊपर की वायु तुलनात्मक तौर पर गर्म रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर तापीय विलुनता की स्थिति देखने को मिलती है। तो चाहे प्रतिचक्रवात की दशा हो, चाहे आकाश साफ हो, चाहे शीत ऋतु हो, तो ये सब, और अगर धरातल भी बर्फ और हिमाच्छादित है तो भी नीचे की सतह तुलनात्मक तौर पर ठंडी हो जाएगी और ऊपर गर्म हो जाएगा। तो ये सब अनुकूल दशाएं हैं, जबकि सेकंड वाला ऑप्शन प्रतिकूल दशा है, इसलिए वही मेरा आंसर होगा। अगला जो प्रश्न लिखा गया है, निम्नांकित में से कौन दैनिक पवन तंत्र है। हमको बताना है कि इसमें से कौन सा दैनिक पवन तंत्र है, अर्थात दिन में किसकी दिशा में परिवर्तन होता है। जो मानसून पवनें होती हैं, यह कह सकते हैं इसमें परिवर्तन होता है, लेकिन यह एक ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। ग्रीष्म और शीत ऋतु में इसमें परिवर्तन होता है कि ग्रीष्म ऋतु में जो पवन होती है सागर से स्थल की तरफ चलती है, जबकि शीत ऋतु में स्थल से सागर की तरफ चलती है, वह मानसून है। और ध्रुवीय जो पवन होती है या सनातनीय पवनें हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं, या परंपरागत पवनें हैं, और यह हमेशा एक ही दिशा में चलती है। चिनूक जो पवन है यह स्थानीय पवन है और इसमें भी ज़्यादा डायरेक्शन में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो सागर और स्थल की समीर है, इसमें दिन के समय सागर से स्थल की तरफ और रात में स्थल से, जैसे मान लेते ये अगर भारत है तो यहाँ पर अगर सागर है तो दिन के समय क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो यहाँ से हवा इधर चलने लगेगी, लेकिन जब रात होगी तो हवा इधर से इधर आने लगती है। इसी को कहते हैं स्थल तथा सागर समीर। तो यह दैनिक समीर है। कैसी है? दैनिक समीर है, तो इसलिए यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न लिखा गया यहाँ पर, भारत का दैनिक मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है। तो जो भारत का दैनिक मौसम मानचित्र होता है, इसमें टेम्परेचर का हम मेजरमेंट नहीं करते हैं, शेष हम पवन की दिशा का, वर्षा की मात्रा का, वायुदाब के वितरण का, इन सभी विषय वस्तुओं की चर्चा करते हैं। इन सबको वहाँ पर सिंबलाइज्ड किया जाता है, लेकिन टेम्परेचर को वहाँ पर सिंबलाइज्ड नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया कथन और कारण पर आधारित है। कथन लिखा गया है ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में सापेक्ष आर्द्रता बहुधा अधिक होती है। देखिए, एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको यह सही नजर आएगा, लेकिन वास्तव में ये होता है कि ग्रीष्म ऋतु में चूंकि मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ग्रीष्म ऋतु में वाष्पीकरण अधिक होता है। तो जब वाष्पीकरण अधिक होगा तो वायु में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होगी, और जब निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होगी तो सापेक्ष आर्द्रता भी अधिक हो जाएगी। तो ग्रीष्म ऋतु में सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है शीत ऋतु की तुलना में। तो यहाँ पर जो लिखा अधिक होती है, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए था? कम होती है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। और अगला जो लिखा है तापमान की वृद्धि के साथ वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, तो यह सेंटेंस सही लिखा है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि होती है वायु के द्वारा जलवाष्प के धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है, और यही परिणाम होता है कि सापेक्षिक आर्द्रता हमारी घट जाती है। तो खैर, यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है सूर्य या चंद्रमा के चतुर्दिक प्रभामंडल का जो निर्माण होता है, तो कह सकते हैं जो हमारे सबसे ऊंचे वाले बादल होते हैं, जिसको हम लोग एक प्रकार से सीरस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरस टाइप के जो बादल होते हैं, वो खास करके उसमें हिम के कण होते हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं, तो वहाँ पर जल गैसियस स्टेज में, मतलब जलवाष्प के रूप में विद्यमान होने की बजाय वह थोड़ा क्रिस्टल रूप में होते हैं, हिम के क्रिस्टल के रूप में होते हैं। और जब इस पर सूर्य और चंद्रमा की किरणें आगे पड़ती हैं, इनका प्रत्यावर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमको चंद्रमा और सूर्य के चतुर्दिक जो है प्रभामंडल का दर्शन होता है, और इस आधार पर हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला जो लिखा गया है प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन वैश्विक उष्मन का प्रमाण नहीं है? अर्थात यहाँ पर सभी घटनाएं वैश्विक उष्मन के ही परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती हैं, लेकिन एक घटना है जिसका वैश्विक उष्मन से कोई विशेष संबंध नहीं है, वायु तापमान में वृद्धि। तो ये सही बात है, क्योंकि वैश्विक तापमान से ही वायु तापमान में वृद्धि हो रही है। पर्वतीय तथा महाद्वीपीय हिमानियों का पिघलना, ये भी कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है। वर्षा प्रारूप में परिवर्तन, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है। लेकिन नगरीकरण एवं निर्वनीकरण का कहीं से भी ग्लोबल वार्मिंग से संबंध नहीं है, अर्थात इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है, ना कि ग्लोबल वार्मिंग से इस पर कोई इम्पैक्ट आता है। ध्यान रखिएगा, नगरीकरण और निर्वनीकरण से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होती है, ना कि ग्लोबल वार्मिंग से नगरीकरण और निर्वनीकरण पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है। इस आधार पर कह सकते हैं हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा गया यहाँ पर, कथन है और कारण है, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। कथन लिखा गया है
समताप रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होती हैं। देखिए, अगर हम पूरे वैश्विक दृष्टिकोण से देखें, ये बात ठीक है कि जो समताप रेखाएं होती हैं यह पूरी तरीके से समानांतर नहीं होती हैं, लेकिन कुछ हद तक समानांतर होती हैं, क्योंकि जो समताप रेखाएं होती हैं या अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती हैं, और जब समानांतर होंगी तो कहीं ना कहीं समताप रेखाएं एक दूसरे के भी समानांतर होती हैं। इस आधार पर यह स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और जो लिखा है कि पृथ्वी पर तापमान की भिन्नता व्यवस्थित नहीं होती है, तो क्या लगता है पृथ्वी पर तापमान की जो भिन्नता है यह व्यवस्थित नहीं होती है, तो यह क्या है, यह सही है। ये क्या है, सही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, क्योंकि आप पढ़िए ना, पृथ्वी पर तापमान की भिन्नता व्यवस्थित नहीं होती, ये बात सही है। व्यवस्थित अगर होती तो हमको सब जगह एक जैसा तापमान दिखाई पड़ता, तो सब जगह हमको एक जैसा तापमान तो दिखाई नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है पृथ्वी पर तापमान में भिन्नता व्यवस्थित नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमको 4 स्टेटमेंट है और बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और उसके आधार पर अपने आंसर का चयन करना है। पहला स्टेटमेंट लिखा है, यह समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ घटती है। किसके विषय में पूछ रहा है, महाद्वीपता। जो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट होता है उसके विषय में बात कर रहा है कि यह समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ घटती है महाद्वीपता, तो गलत है। महाद्वीप से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, जैसे हम मान लेते हैं भारत के तटवर्ती क्षेत्र से जब मध्यवर्ती क्षेत्र की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर महाद्वीप के प्रभाव नजर आते हैं, तो यहाँ पर जो लिखा है घटती है ये गलत है, यहाँ पर बढ़ती है। फिर लिखा है इसमें असंख्य प्रजातियों के पौधे मिलते हैं, तो मध्य महाद्वीप में विभिन्न प्रकार का प्रजातियां पौधों की मिलती है। उसके पीछे तर्क ये है कि जैसे जैसे मध्य महाद्वीप की तरफ जाते हैं वहाँ पर तापमान में विसंगति बहुत मिलती है, तो विभिन्न प्रकार का क्लाइमेट होता है, विभिन्न प्रकार का वहाँ पर टेम्परेचर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की वहाँ पर वनस्पतियाँ विकसित हो जाती हैं। तो यह सेंटेंस सही है। अगला लिखा गया है इसमें उच्च वार्षिक तापांतर मिलता है, ये सही है। अगर आप मध्य महाद्वीप की तरफ चलेंगे तो गर्मी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और सर्दी में टेम्परेचर बहुत कम, तो इस आधार पर यह सेंटेंस सही है। और जो चौथा लिखा गया है इसमें जाड़े में अधिकतम वर्षा होती है, गलत है। जाड़े के समय मध्य महाद्वीप में प्रति चक्रवात की दशा उत्पन्न हो जाती है और महाद्वीप से तट की तरफ हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती हैं, तो इस आधार पर कह सकते हैं चौथा गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट के अनुसार अपने उत्तर का चयन करें और बताएं कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। जैसे लिखा है हीदर ग्राफ, तो हीदर ग्राफ के माध्यम से हम किसका मेजरमेंट करते हैं, इसके विषय में हमको बनाना है। तो हीदर ग्राफ का जो संबंध है कहीं ना कहीं इसका संबंध तापक्रम से होता है, और क्लाइमोग्राफ के विषय में हम लोग बात किए थे टेलर महोदय के अनुसार, क्योंकि एक एपिसोड में हमने डिस्कस किया था जो क्लाइमोग्राफ की चर्चा किए थे, तो वहां पर सापेक्षिक आर्द्रता की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता की बात की जाती है। जो बैरोमीटर होता है इसका संबंध दाब से होता है, वायुमंडलीय दाब से इसका मेजरमेंट करते हैं, और तारा चित्र से हम किसका निर्धारण करते हैं, दिशा का निर्धारण करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, अर्थात ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा गया यहाँ पर, तापीय प्रतिलोमन की घटना निम्नलिखित में से कहाँ घटित होती है, पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में। तो पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में आपको कोहरे की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन प्रतिलोमन की जो दशा हमको वास्तव में देखने को मिलती है तो घाटियों के ऊपरी भाग में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, घाटियों के ऊपरी भाग में देखने को मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है, अभिवाहनिक व्युत्क्रमण होता है। अभिवाहनिक का तात्पर्य है जब वायु में क्षैतिज प्रवाह होता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमको व्युत्क्रमण की स्थिति देखने को मिलती है, और ये कहाँ पर होता है, तो उच्च धरातल पर होता है। कहाँ पर होता है, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैसे तो उच्च धरातल है नहीं, लेकिन फिर भी वायु के संपीड़न, तो वायु के संपीड़न से ऐसा कुछ होता नहीं। वायु के संपीड़न से इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है, क्योंकि वायु का संपीड़न का तात्पर्य है कि वायु का यहाँ पर अवरोहण होता है, वायु नीचे उतरती है, और जब नीचे उतरती है इसको कहते हैं अवरोहण, और जब अवरोहण होगा इससे क्या होता है, इससे संपीड़न होता है, और संपीड़न अगर होता है तो इसको कहते हैं यांत्रिक प्रतिलोमन। क्या कहते हैं, यांत्रिक प्रतिलोमन। ठीक है, हमने कहा है यांत्रिक, तो यह यांत्रिक प्रतिलोमन हो गया, ना कि अभिवाहनिक। अभिवाहनिक का तात्पर्य क्षैतिज आपका वायु प्रवाह करनी चाहिए। यहाँ पर लिखा मेघाच्छादित आकाश से, तो अगर मेघ बन जाएगा तो तापीय प्रतिलोमन होगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। चक्रवात के समय, तो चक्रवात के समय भी तापीय विलोमता नहीं होती, अगर होती भी है तो यह यांत्रिक होती है। कैसी होती है, यांत्रिक होती है, क्योंकि यहाँ पर भी वायु का ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है। तो इस आधार पर केवल एक ही ऑप्शन मेरे पास बचता है, उच्च धरातल पर। तो उच्च धरातल पर जब वायु
क्षैतिज दिशा में फ्लो करती है तो यहाँ पर हमको उत्पन्न होता है जो प्रतिलोमन, उसको कहते हैं अभिवाहनिक प्रतिलोमन, और इस आधार पर आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है तापक्रम का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो तापक्रम का अध्ययन हम लोग ऊर्ध्वाधर दिशा में भी करते हैं, जिसमें हम लोग सामान्य ताप ह्रास दर या एडियाबेटिक ताप ह्रास दर की बात करते हैं, या उसी में हम तापीय प्रतिलोमन की बात करते हैं। क्षैतिज दिशा में भी हम तापमान का अध्ययन करते हैं, तो ये भी अध्ययन होता है, ये भी अध्ययन होता है। प्रादेशिक भी अध्ययन करते हैं कि किस क्षेत्र में टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। लेकिन जो तिर्यक वितरण है, इस प्रकार से हम किसी भी तापमान का अध्ययन नहीं करते हैं, तो इस आधार पर हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कटिबंध सर्वाधिक मात्रा में सूर्यातप प्राप्त करता है। यहां पर बताना है कि कहां पर सबसे ज्यादा सूर्य की एनर्जी प्राप्त होगी। तो आप लोग स्वतः समझदार हैं और ये बात आप समझ सकते हैं कि सर्वाधिक एनर्जी कहां पर मिलेगी। तो जो हमारे उच्च अक्षांश होते हैं वहां पर एनर्जी कम, और जो निम्न अक्षांश होते हैं यहाँ पर एनर्जी अधिक। इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? ये है उष्ण कटिबंध। और उष्ण कटिबंध का जो मेजरमेंट है यह 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ के मध्य में होता है। 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री जो साउथ है इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। तो यहाँ का टेम्परेचर अधिक होता है, और अगर पोल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो इस आधार पर आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात सभी सही हैं, सिर्फ यहाँ पर एक गलत है और उसी गलत की हमको पहचान करनी है। तो यहाँ पर जो लिखा है देखिए, एक एक पढ़ लेते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक तथा ध्रुवों की ओर कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विषुवत रेखा पर टेम्परेचर अधिक होता है। तो जब टेम्परेचर अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, और वाष्पीकरण अधिक होगा तो इसके परिणाम स्वरूप वायु में आर्द्रता भी अधिक हो जाएगी और निरपेक्ष आर्द्रता का मान बढ़ जाएगा। फिर लिखा है, निरपेक्ष आर्द्रता के वितरण में जल, स्थल व मौसम का प्रभाव अधिक पड़ता है। तो ये भी सही है, क्योंकि किस जगह की बात है, जल स्थल की क्या बात है, तो सबका प्रभाव पड़ता है। फिर लिखा है, निरपेक्ष आर्द्रता शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तथा रात्रि की अपेक्षा दिन में अधिक नहीं होता। ये गलत है, अधिक होता है। क्यों? शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म में, तो ग्रीष्म में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, ध्यान रखना है, और दिन में अधिक होती है, ना कि रात में। तो इस आधार पर यह सेंटेंस गलत है। शेष सभी सेंटेंस हैं। अगला लिखा है डी वाला कि महासागरों से दूरी बढ़ने के साथ निरपेक्ष आर्द्रता की मात्रा घटती है। स्वाभाविक तौर पर घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि वाष्पीकरण का मान घट जाएगा, क्योंकि वाष्पीकरण तो जल राशि से ही होता है, और जब महासागर से दूर चले जाएंगे तो वहां पर वाष्पीकरण नहीं होगा और निरपेक्ष आर्द्रता स्वभावतः कम हो जाएगी। तो इस आधार पर 3 हमारे सही हैं, सिर्फ सी वाला गलत है, और इसी आधार पर यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ आज का जो प्रैक्टिस एपिसोड है इसको हम समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।